मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो नंबर 5 का पार्ट 4 है और आई होप इस पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे के चैप्टर्स पे काम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके बारे में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सवाल। तो हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज और आज का हमारा पहला सवाल है, किसी ग्रंथालय में प्रलेखों की व्यवस्था किसे परिवर्तित करती है। तो प्रलेखों की व्यवस्था यानी कि बुक्स का जो अरेंजमेंट है वो उससे क्या चेंज होता है, उससे निधानी सूची पे फर्क पड़ता है यानी कि सेल्फ लिस्ट। ओके चलते हैं। निम्न में से कौन सूची के आंतरिक स्वरूपों में नहीं आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्शनरी सर्वानुवर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्शनरी प्रसूची में से किसी पुस्तक की कौन सी संलेख सम्मिलित नहीं की जाती है। तो डिक्शनरी प्रसूची जो होती है उसमें सीरीज डॉक्स यानी कि माला संलेख को सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाम सूची निम्न में से किस सूची पर का विपरीत वेरिएंट रूप है। तो नेम लिस्ट जो है वो किसी सूची का, किसी लिस्ट का ऑपोजिट वेरिएंट है। सो इसका आंसर हो जाएगा नेम लिस्ट जो है वो ऑथर लिस्ट का ऑपोजिट वेरिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पुस्तक के मुख्य संपादक का नाम मुख्य पृष्ठ पर दिया हुआ है तो AACR2 के अनुसार मुख्य संलेख किस शीर्षक के से निर्मित की जाएगी। तो AACR2 के अकॉर्डिंग जो एंट्री होगी, अगर जो बुक है उसके मेन पेज पे, मेन टाइटल पेज पे संपादक का नाम दिया हुआ है तो हम उसकी एंट्री जो है वो आख्या के अनुसार करेंगे, आख्या से करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, AACR2 के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत को किस प्रकार से वर्णन किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू AACR2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत को कैसे लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे भारत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अगला क्वेश्चन है, उस सूची को क्या कहा जाता है जो उस पुस्तक को संग्रहित करने वाले ग्रंथालयों का क्रमांक अथवा नाम भी प्रदर्शित करती है। तो उसको हम बोलेंगे संघ सूची यानी कि यूनियन कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूचीकरण सिद्धांतों पर विचार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCP कब और कहाँ हुआ था। तो ये हमारा हुआ था पेरिस में 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रलेख के ग्रंथ परक अभिलेख का क्या अभिप्राय है। प्रलेख के ग्रंथ परक अभिलेख से प्रलेख से संबंधित डेटाओं का पैकेज। सो प्रलेख के ग्रंथ परक अभिलेख से मतलब है प्रलेख से संबंधित डेटाओं का पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रंथ परक अभिलेख की आवश्यकता क्यों होती है। ग्रंथ परक अभिलेख की आवश्यकता सूचना को कंप्यूटर में प्रक्रियाबद्ध करने हेतु होती है। अगला सवाल देख लेते हैं, उस सूची को क्या कहा जाता है जो उस पुस्तक को संग्रहित करने वाले ग्रंथालयों का क्रमांक अथवा नाम भी प्रदर्शित करती है। उसको बोलते हैं यूनियन कैटलॉग, संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूचीकरण सिद्धांतों पर विचार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICCP कब और कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था पेरिस में 1961 में। अगला क्वेश्चन है, प्रलेख के ग्रंथ परक अभिलेख का क्या अभिप्राय है। ग्रंथ परक अभिलेख का अभिप्राय होता है प्रलेख से संबंधित डेटाओं का पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथ परक अभिलेख की आवश्यकता क्यों होती है। सो ये होती है कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए यानी कि सूचना को कंप्यूटर में प्रक्रियाबद्ध करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम मानक किस क्षेत्र में अपनाया गया था। तो सभी को पता ही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम मानक जो है वो नापतोल की मीट्रिक प्रणाली में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में मानकों को लागू करना क्यों आवश्यक माना गया है, ताकि ग्रंथालय की क्रियाओं, विधियों, उत्पादों एवं उपकरणों में एकरूपता लाई जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथपरक विवरण ISBD के यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ये प्रतिपादन एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर है इफ्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीकरण के संबंध में प्रलेख की ग्रंथ परक सूचना का विवरण देने के लिए निम्न में से कौन से मानक को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त है। तो ये है ISBD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सूची संबंधी सूचनाएं विनिमय करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सूचना स्वरूप को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ISBD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ISBD का उपयोग किस सूची संहिता द्वारा किया गया था। तो ISBD का सर्वप्रथम उपयोग जो है AACR2 द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईएसबीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? मैंने पहले ही बता दिया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसबीडी का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो आईएसबीडी का प्रथम संस्करण जो है 1974 में प्रकाशित हुआ था। आईएसबीडी की सर्वप्रथम मूल रूप से आवश्यकता किसके लिए अनुभव की गई? तो सर्वप्रथम मूल रूप से इसको यूबीसी, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के लिए इसकी आवश्यकता महसूस की गई, अनुभव की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईएसबीडी एवी में एवी से क्या आशय है? एवी से आशय सभी को पता ही है, ऑडियो विजुअल मटेरियल से है। मार्क योजना किसने प्रारंभ की थी? मार्क योजना लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क योजना कब अस्तित्व में आई? तो मार्क योजना जो है 1966 में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क योजना का संशोधित संस्करण कौन सा है? तो मार्क योजना का संशोधित संस्करण जो है वो मार्क 2 है। मार्क द्वितीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो फर्स्ट जो मार्क है वो तो 1966 में आई और मार्क 2 जो है वो 1968 में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क किसका उदाहरण है? तो मार्क जो है संघ सूची का, केंद्रीकृत सूची का, सहकारी सूची का, या ब और 100 दोनों का? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब और 100, केंद्रीकृत सूची तथा सहकारी सूची का, यानी कि यूनियन कैटलॉग भी कह सकते हैं इसको। तो हमारा आंसर है द। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क का पूर्ण रूप क्या है? मार्क का पूर्ण रूप हो जाता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द्वितीय की संरचना के 3 मूल कारक कौन से हैं? तो इसकी संरचना के 3 मूल कारक जो होते हैं वो होते हैं संरचना, विषय वस्तु एंड डिस्क्रिप्शन, निर्दिष्टक। ठीक है, डिस्क्रिप्टर्स। संरचना, विषय वस्तु, निर्दिष्टक यानी कि डिस्क्रिप्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द्वितीय के आरूप की संरचना की समानता किससे की गई है? तो इसकी संरचना की समानता जो है किससे की गई है? खाली डिब्बे से की गई है। अगला क्वेश्चन है, मार्क द्वितीय के आरूप की संरचना में 3 क्षेत्र, अग्रक्षेत्र, लीडर, अभिलेख, निर्देशिका, रिकॉर्ड डायरेक्टरी एवं तीसरा क्षेत्र क्या होता है? तो इसमें जो है तीसरा क्षेत्र हो जाएगा निर्दिष्टक, प्रचालक, भूमिका प्रचालक, परिवर्तनीय, वेरिएबल फील्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा वेरिएबल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क द्वितीय का अनुसरण किस देश की राष्ट्रीय वाङ्मयी सूची में किया जा रहा है? तो मार्क 2 का अनुसरण जो है किस देश की नेशनल बिब्लियोग्राफी में किया जा रहा है? बीएनबी में, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। अगला सवाल देख लेते हैं। सीसीएफ का पूर्ण नाम क्या है? तो सीसीएफ का पूर्ण नाम हो जाता है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसीएफ के प्रत्येक अभिलेख में कितने भाग निहित हैं? तो सीसीएफ के प्रत्येक अभिलेख में 4 भाग निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीसीएफ की संरचना में निम्न में से किसको अमल में लाया गया है? तो सीसीएफ की संरचना में आईएसओ 2709 को अमल में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसीएफ अभिलेख में कितने कैरेक्टर्स की रिकॉर्ड लेवल होती है? सीसीएफ अभिलेख में 24 कैरेक्टर्स की रिकॉर्ड लेवल होती है। सीसीएफ किसके द्वारा विकसित एवं वितरित किया गया था? सीसीएफ जो है यूनेस्को द्वारा किया गया था। सीसीएफ का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? सीसीएफ का प्रथम संस्करण 1984 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रमणिका हेतु प्रविष्टियां तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुक्रमणिका हेतु प्रविष्टियां तैयार करने की प्रक्रिया को अनुक्रमणिकाकरण यानी कि इंडेक्सिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुक्रमणिकाकरण की पद्धतियां प्रमुख रूप से कौन से 2 प्रकार की होती हैं? तो इसकी जो पद्धतियां हैं मुख्य रूप से पूर्व समन्वय तथा पश्चिम समन्वय अनुक्रमणिकाकरण यानी कि प्री कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग, पोस्ट कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग होती है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुक्रमणिका पद से निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है? तो अनुक्रमणिका पद से निम्न में से प्रलेखों की खोज करने का एक साधन है? नहीं। नामों अथवा विषयों की एक क्रमबद्ध तालिका है? नहीं। इससे क्या है कि सूचना नहीं बल्कि कहाँ की है कि सूचना मिलती है? नहीं, ये भी नहीं होगा। किसी ग्रंथालय की पुस्तकों की तालिका है? यहाँ तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। देखिए ये सब जो है पहले 3 ऑप्शन जो दिए हैं, प्रलेखों की खोज करने का एक साधन है, नामों अथवा विषयों की एक क्रमबद्ध तालिका है। इससे क्या है कि सूचना नहीं बल्कि कहाँ है कि सूचना मिलती है। तो ये जो है ये क्वालिटीज हैं एक इंडेक्स की। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन है अनुक्रमणिका पद में से निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुक्रमणिका एवं अनुक्रमणिकाकरण सेवाएं निम्न में से किस सेवा के अंतर्गत मानी जाती हैं? तो इसको हम निम्न में सामयिक अभिज्ञता सेवा मानते हैं, या सामान्य ग्रंथालय सेवा है, या कंप्यूटरीकृत सेवा है, या चयनित प्रसार सेवा यानी कि सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये जो है ये आ जाएगा सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व समन्वय अनुक्रमणिकाकरण किसे कहते हैं?
तो प्री कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग जो है इसमें क्या होता है, खोज के पूर्व पदों में समन्वय करती है, मतलब सर्च करने से पहले वो जो सर्च फील्ड्स हैं उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका किसे कहते हैं। अगला सवाल है, पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा खोज के पूर्व पदों में समन्वय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका पद्धति नहीं है। निम्न में से कौन सी पूर्व समन्वय अनुक्रमणिका पद्धति नहीं है। देखो प्रेसिस तो पूर्व समन्वय होती है और पॉप्सी भी होती है, तो ये दोनों तो आउट हो जाते हैं पहले ही, और चेन वाली भी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। सो करेक्ट आंसर इज बी, उद्धरण अनुक्रमणिका पद्धति। समन्वय अनुक्रमणिकाकरण की अवधारणा का विकास किसने किया है। समन्वय अनुक्रमणिकाकरण की अवधारणा का विकास जो है वो डेरेक ऑस्टिन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एम टॉबे 1950 में किस प्रकार की अनुक्रमणिकाकरण की कल्पना की। तो एम टॉबे ने जो है वो यूनिटर्म अनुक्रमणिकाकरण की कल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूनिटर्म इंडेक्सिंग किस प्रकार की अनुक्रमणिकाकरण पद्धति है। तो यूनिटर्म जो है वो पश्च समन्वय है। यूनिटर्म इंडेक्सिंग पद्धति का आविष्कार किसने किया, एम टॉबे ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रेसिस किस प्रकार की अनुक्रमणिकाकरण पद्धति है। तो प्रेसिस जो है वो पूर्व समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिस शब्द का क्या प्रदर्शित करता है। सो प्रेसिस शब्द जो है प्रिजर्व्ड कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रेसिस पद्धति से किसका नाम जुड़ा है। तो प्रेसिस पद्धति से जो है डेरेक ऑस्टिन का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रेसिस पद्धति में निर्देशी प्रविष्टियां तथा संदर्भ किसके द्वारा एक साथ लाए जाते हैं। तो प्रेसिस पद्धति में जो है वो वर्णानुक्रम में एक साथ लाए जाते हैं। प्रेसिस पद्धति में भूमिका संचालक किसके द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। तो भूमिका संचालक जो है वो अनुक्रमणिकाकार की स्वायत्ता है, मतलब इसमें जो है जो इंडेक्सिंग कर रहा है बंदा, तो उसका ही अपना डिसीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रेसिस पद्धति में भूमिका संचालक शून्य किसके लिए आवंटित किया जाता है। प्रेसिस पद्धति में शून्य जो है वो क्रिया के लिए आवंटित किया जाता है। प्रेसिस पद्धति में के मध्य में स्थित इंटरपोज्ड ऑपरेटर्स किस में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इंटरपोज्ड ऑपरेटर्स जो है वो छोटे रोमन अक्षरों में प्रदर्शित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पॉप्सी अनुक्रमणिकाकरण पद्धति से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो पॉप्सी जो है पॉप्सी से मिस्टर गणेश भट्टाचार्य का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप्सी की प्रक्रिया में तृतीय चरण जाना जाता है संक्षिप्त प्रदर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस साइटेशन किसने प्रारंभ की थी। साइंस साइटेशन जो है मिस्टर गारफील्ड ने प्रारंभ की थी। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग का प्रादुर्भाव किसने किया था। सिस्टमैटिक इंडेक्सिंग का प्रादुर्भाव जो है मिस्टर फेराडन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीयर्स विषय शीर्षक तालिका SLSH प्रमुखतया किस प्रकार के ग्रंथालय उपयुक्त होती है। तो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग लघु एवं मध्यम ग्रंथालयों के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीयर्स विषय शीर्षक तालिका के प्रथम संस्करण का प्रकाशन कब हुआ। तो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का फर्स्ट एडिशन जो है 1923 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीयर्स विषय शीर्षक तालिका में विषय शीर्षक किस प्रकार मुद्रित किए गए हैं। तो जो इसमें सब्जेक्ट हेडिंग है वो डार्क इंक से प्रिंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अनुक्रमणिकाकरण की भाषा में पदों पर नियंत्रण करना क्यों आवश्यक है। अनुक्रमणिकाकरण की भाषा में पदों पर नियंत्रण करना इसलिए आवश्यक है ताकि पर्यायवाची शब्दों के नियंत्रण हो जाए और विचारों में संबंध दर्शाने हेतु, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा सी, दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रमणिकाकरण करते समय शब्दों की खोज करते समय शब्द संबंधी कुछ समस्याओं का निराकरण करने हेतु डैश आवश्यक है। तो क्या आवश्यक होती है, नियंत्रित शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नियंत्रित शब्दावली को क्या नाम दिया जाता है। नियंत्रित शब्दावली को हम थीसोरस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थीसोरस क्या है। तो थीसोरस हो जाएगा आपका थीसोरस भी एक तरह से पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थीसोरस की संरचना के दो प्रकार कौन से हैं। तो ये है पदानुक्रमी एवं अनुवर्णिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीसोरस शब्द का उपयोग सबसे पहले कब और किसने किया था। तो थीसोरस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 1952 में पीटर मार्क रोजर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटी तथा बीटी पद दोनों पद कौन सी प्रकार की पद्धति में उपयोग किए जाते हैं। तो एनटी एंड बीटी जो है वो चेन जो प्रोसेस है यानी कि श्रृंखला विधि में उपयोग किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थीसोरस की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। तो थीसोरस की संरचना में परिचय होता है और पदों की सूची होती है, पदों की सब सूची होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीसोरस में पदों के मध्य कैसे संबंध होते हैं। तो थीसोरस में पदों के मध्य जो है
पदानुक्रमिक संबंध होते हैं, साचार्य संबंध होते हैं, वाक्य रचनात्मक संबंध, यानी कि उपरोक्त तीनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थीसोरस किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो थीसोरस जो है वो आएगा नियंत्रित अनुक्रमणिकाकरण भाषाएं नहीं, प्राकृतिक अनुक्रमणिकाकरण नहीं, मूल अनुक्रमणिकाकरण नहीं, थीसोरस अलग होता है, तो इसको हम उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थीसोरस में संदर्भ के स्थान पर किन पदों से संबंध दर्शाया जाता है? तो बीटी, एनटी, आरटी इन सभी से संबंध दर्शाया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। थीसोरस में शब्दों की तालिका को किस क्रम में अंकित करते हैं? तो थीसोरस में जो पदों की तालिका है उसको हम वर्गीकृत क्रम में अंकित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थीसोरस का उपयोग किस अनुक्रमणिकाकरण की पद्धति में अत्यंत आवश्यक है? तो इसका उपयोग जो है वो पश्य समन्वय प्रणालियों में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। विषय शीर्षक तथा थीसोरस कौन से प्रकार के अनुक्रमणिकाकरण की भाषा के प्रकार हैं? तो विषय शीर्षक तथा थीसोरस कौन से प्रकार के अनुक्रमणिकाकरण के भाषा के प्रकार हैं? तो इसका हो जाएगा नियंत्रित। थीसोरस की वर्गीकृत संरचना का प्रमुख उदाहरण क्या है? वर्गीकृत संरचना का प्रमुख उदाहरण जो होगा थीसोरोफेसिट वर्गीकरण पद्धति टेस्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि उदाहरण पूछ रहा है ना। थीसोरोफेसिट किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था? थीसोरोफेसिट जो है वो किसके द्वारा अभिकल्पित किया गया था? इंग्लिश इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा इसको अभिकल्पित किया गया था। सूचना से संबंधित पदों अथवा अभिलेखों का मशीन पठनीय आरूप में संग्रह क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलेंगे मशीन पठनीय आरूप में संग्रह, तो ये हो जाएगा हमारा डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेटाबेस जिसमें सारणियों के रूप में सांख्यिकीय डेटा निहित होते हैं क्या कहलाता है? तो सारणियों के रूप में सांख्यिकीय डेटा निहित होते हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास हमारा आंसर इसका आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक डेटाबेस। ओके, डेटाबेस जो प्लेग के मूल पाठ का अभिगम उपलब्ध कराता है, तो क्या कहलाता है? डेटाबेस जो प्लेग के पूर्ण मूल पाठ का अभिगम उपलब्ध कराता है उसको हम फुल टेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटाबेस का मुख्य रूप में से निम्न दो डेटाबेस मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार के होते हैं, तो कैसे हो जाएंगे? निम्न में से दो मूल प्रकार के ग्रंथपरक एवं अग्रंथपरक, मूल पाठीय तथा अमूल पाठीय, संख्यात्मक तथा तथ्यात्मक। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा संख्यात्मक तथा तथ्यात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटाबेस से सूचना की खोज कैसे की जाती है? तो डेटाबेस से कंप्यूटर द्वारा सूचना की खोज की जाती है। अगला सवाल है, सूचना की खोज प्रक्रिया अथवा प्रविधियों का निर्धारण एवं कार्य करने की प्रणाली को निश्चित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं खोज विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खोज युक्ति के संदर्भ में निम्न में से किसका नाम विश्वसनीयता एवं यथार्थता से संबंधित है? तो इसका हम नाम लेते हैं मिस्टर कार्ट्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज युक्ति अंधेरे में दर्पण के समान है, यह किसने कहा था? खोज युक्ति अंधेरे में दर्पण के समान है, ये मिस्टर ब्राउन ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए? तो खोज के सिद्धांत जो है वो मिस्टर ड्वी ने प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाटा रेफरल डेटाबेस स्थापित किया गया था। कोडाटा रेफरल डेटाबेस जो है FAO द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस में जिन खोज के लिए एक पद की अपेक्षा दो या दो से अधिक पदों की आवश्यकता होती है, वहाँ क्या उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे हमें उपयोग करने पड़ते हैं तार्किक प्रचालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलियन प्रचालक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो मिस्टर जॉर्ज बुले के द्वारा किए गए थे। जॉर्ज बुले कौन थे? तो जॉर्ज बुले जो है एक सूचना वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज बुले ने उपयोक्ता डेटाबेस में निहित उसकी विषय अभिरुचि के पदों को क्या कहा है? तो उन्होंने उनको गणक बोला है। जॉर्ज बुले के प्रचालकों में निम्न में से कौन नहीं है? तो नील नहीं है। उन्होंने एंड भी बताया है, नॉट भी बताया और भी बताया, बट नील नहीं बताया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यंजक ए नॉट बी का अर्थ एक ऐसे समुच्चय से होता है जिसमें ए के तत्व हों, जिसमें बी के तत्व हों, ए तथा बी दोनों के तत्व हों, बी की अपेक्षा ए के तत्व अधिक हों। नहीं, ए नॉट बी बोल रहा है, तो यहाँ पे हम इसका आशय होगा ए के तत्व हों, जिसमें ए के तत्व हों, जिसमें बी के तत्व ना हो, ए के तत्व हों, नॉट बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी रिपीट है क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी आंसर जो है यही हो जाएगा।
तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।